गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल सर स्टर्लिंग स्कूल की तरफ से आज क्लास 10 का हिंदी ग्रामर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने छोटे क्लासों के लिए कुछ वीडियो अपलोड किया था। आज हम आपको क्लास 10 हिंदी ग्रामर के विषय में बताएंगे। अभी क्लास 9 में हमने आपको पढ़ाया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, यहाँ क्लास 10 में आपको रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे इसके विषय में आपको यहाँ जानकारी दी जाएगी। तो आइए ध्यान दीजिए, हम क्लास 9 में फिर से बता दें आपको। क्लास 9 में हमने बता दिया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अब क्लास 10 में आपको पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर ही है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं यह जान लीजिए। सबसे पहले हमको वाक्य क्या होता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो। ध्यान दीजिएगा, शब्द समूह ऐसा हो जो व्यवस्थित हो, अव्यवस्थित न हो, तथा पूरा आशय प्रकट करे, उसका कुछ पर्पज निकले, कुछ आशय, कुछ उसकी मीनिंग समझ में आए हो, तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, उसे हम वाक्य कहते हैं या वह वाक्य कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण ने धर्म की संस्थापना की, यह एक पूरा वाक्य है। अगर हम इस चीज को आगे पीछे कर दें तो उसमें वाक्य की सार्थकता या वाक्य का पूरा आशय प्रकट नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा उसका पूरा आशय प्रकट हो या वह पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाएगा या वाक्य कहलाता है। अब आगे आइए, वाक्य के अंग या वाक्य के घटक। वाक्य के अंग या वाक्य के घटक जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वाक्य के अंग या घटक जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग कहते हैं। वाक्य के मूल एवं अनिवार्य अंग दो होते हैं। पहला कर्ता और क्रिया। यह कर्ता है और क्रिया, यह क्या है? वाक्य के मूल एवं अनिवार्य अंग या पार्ट्स। वे एक है कर्ता और दूसरी है क्रिया। इनके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं होती है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो वाक्य की रचना बनना या होना संभव नहीं है। कर्ता होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए। जैसे गीता गाएगी और सोहन नाचेगा। गीता क्या करेगी? गाएगी। कर्ता भी है और क्रिया भी है। सोहन कर्ता भी है और नाचेगा, उसके द्वारा कोई क्रिया की जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि वाक्य के मूल जो अनिवार्य अंग है कर्ता और क्रिया, इनमें दोनों चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर यह चीज नहीं होगी तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं प्रकट होगा। अतः कर्ता एवं क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक हैं। यह भी ध्यान रखिए, कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक हैं। इनके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक भी होते हैं, जैसे विशेषण और क्रिया विशेषण। इनके साथ साथ कर्ता और क्रिया के साथ साथ विशेषण और क्रिया विशेषण का भी बड़ा महत्व होता है। ये घटक ऐच्छिक घटक कहलाते हैं। यह घटक ऐच्छिक घटक होते हैं और कर्ता और क्रिया के पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष भी होते हैं। एक बार पुनः आप यहाँ ध्यान दीजिए, कर्ता एवं क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक हैं। इनके अतिरिक्त वाक्य के अन्य घटक भी होते हैं, जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण आदि। ये घटक ऐच्छिक घटक कहलाते हैं। अब हम आपको कर्ता और क्रिया के पक्षों के बारे में जानकारी देंगे। क्रिया के दो पक्ष होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के विषय में चर्चा करते हैं या जानते हैं, वैसे हिंदी में भी उद्देश्य और विधेय है। दो पक्ष इस प्रकार हैं। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो पक्ष होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार, ये कर्ता और कर्ता का विस्तार किससे संबंधित है? विशेषण, संबंध बोधक, भावबोधक आदि से यह विस्तार आ जाते हैं। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया, एक बार फिर से देख लीजिए, विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं, आदि आ जाते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, सुमन अध्यापिका है। सुमन क्या है? अध्यापिका है। तो सुमन आपका उद्देश्य हो गया और अध्यापिका क्या है? विधेय हो गया। सुमन उद्देश्य और अध्यापिका विधेय। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के, छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के सिनेमा देखने गए। क्या देखने गए? सिनेमा। अब यहाँ छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के कहाँ गए? सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं या सिनेमा देखने के लिए गए। तो यहाँ छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के, ये आपका उद्देश्य हो गया, और सिनेमा देखने जा रहे हैं, यह आपका विधेय हो गया। ये विधेय हो गया और यह उद्देश्य हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं दिल्ली में रहने वाली सखी से मिली। मैं दिल्ली में रहने वाली सखी से मिली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं, वह अपने आप कह रहा है, अपने आप को कहाँ जाने के लिए? मैं दिल्ली में रहने वाली सखी से मिली। वह दिल्ली तो गई और अपने सखी से या अपने फ्रेंड से मिली। अब इसके आगे थोड़ा सा उद्देश्य और विधेय का जो विस्तार आपके पाठ्यक्रम में है वह इस प्रकार है, उद्देश्य तथा उद्देश्य का विस्तार। अब हम देखेंगे कि वाक्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या है और विधेय क्या है। अब आपको एक नई चीज़ मिल गई, उद्देश्य का विस्तार। यह उद्देश्य का विस्तार क्या है? अभी तो आप यहाँ ध्यान दे रहे थे उद्देश्य, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसके साथ एक तीसरी बात आ गई, उद्देश्य का विस्तार। यह उद्देश्य का विस्तार क्या है? अगर किसी व्यक्ति के बारे में उसकी वीरता को, उसकी बुद्धिमत्ता को, तेजस्विता को अगर यहाँ प्रदर्शित किया जाए, वही उसका उद्देश्य का विस्तार हो गया। जैसे यहाँ वीर हनुमान, यहाँ हनुमान जो है वो क्या है? वीर हैं। तो हनुमान ने, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। अब हनुमान ने क्या किया? लंका में आग लगा दी। ये तो उद्देश्य हो गया, हनुमान ने, हनुमान जी के द्वारा लंका में आग लगा दी गई। लेकिन वो कौन है? वे वीर थे, इसलिए जो उद्देश्य का विस्तार है उनकी वीरता को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा है तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। चाणक्य तो हैं, लेकिन वो कैसे हैं? तेजस्वी हैं, बुद्धिमान और ज्ञानवान हैं, इसलिए जो हमारा उद्देश्य का विस्तार होगा वो तेजस्वी होगा। और यहाँ चाणक्य, उनका नाम है चाणक्य, तेजस्वी हैं, इसलिए चाणक्य क्या बनने में सफल हो गए? मंत्री बनने में सफल रहा।